रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिविटी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम के एटम्स अपने आप टूटकर एनर्जी मतलब रेडिएशन रिलीज करते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर डीके या रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। ये प्रक्रिया नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकती है। तो चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें अनस्टेबल एटम अपने आप स्टेबल होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब रेडिएशन निकालते हैं। जिसमें मेन 3 टाइप्स के रेडिएशन होते हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। जो अल्फा रेस होते हैं वो कम पेनिट्रेटिंग पावर होते हैं, हेवी होते हैं लेकिन कम पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन शक्ति उसकी कम होती है, पेपर से भी रुक जाते हैं। दूसरे जो है बीटा रेस, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकालते हैं जो स्किन तक पहुंच सकते हैं। और तीसरे टाइप के जो है गामा रेस, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कॉन्क्रीट वॉल को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं मतलब भेद सकते हैं। समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। रेडियो एक्टिविटी का बेस है न्यूक्लियस के अंदर की इंस्टेबिलिटी। जब किसी एटम का न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल हो जाता है कि उनमें एनर्जी या पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है और इस प्रोसेस में या तो नया एलिमेंट या एटम बन सकता है या फिर रेडिएशन रिलीज होती है हीट, लाइट और पार्टिकल्स के फॉर्म में। ये कैसे स्टार्ट होता है? तो नेचुरली कुछ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, रेडियम खुद रेडियो एक्टिव ही होते हैं। और आर्टिफिशियली बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर या पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में उसको हाई एनर्जी देकर अनस्टेबल किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी बंद कब होता है। तो रेडियो एक्टिविटी तब तक चलता है जब उसका अनस्टेबल एटम स्टेबल एटम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मतलब ये प्रोसेस एक ही स्टेप में नहीं होता, मल्टीपल डिकेस लगते हैं। और हर एलिमेंट का हाफ लाइफ होता है जिसमें उसका आधा मटेरियल डीके होता है। मतलब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो होता है लेकिन फुल स्टॉप तभी होता है जब उसका पूरा मटेरियल स्टेबल बन जाए। देखते हैं कि इसका असर हम लोग यानी ह्यूमंस पर क्या होता है। तो इसका इफेक्ट बेसिकली टाइम और डोज के हिसाब से होता है। अगर लो डोज रहा तो सेल्स डैमेज हो सकते हैं, कैंसर रिस्क बढ़ सकता है और डीएनए म्यूटेशन जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। अगर हाई डोज रहा तो उसमें रेडिएशन सिकनेस यानी वीकनेस और हेयर लॉस हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। और अगर इसका असर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा तो उसमें कैंसर हो सकता है और जेनेटिक डिफेक्ट यानी आने वाली पीढ़ी में भी असर दिख सकता है। साथ में ये भी देख लेते हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका यूज़ बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, बिजली जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए। दूसरा मेडिसिन में जो कैंसर ट्रीटमेंट और यानी रेडियोथेरापी और डायग्नोसिस में होता है। तीसरा इसका यूज़ एग्रीकल्चर में होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और पेस्ट कंट्रोल में। चौथा इंडस्ट्री में होता है, थिकनेस मेजरमेंट और मटेरियल टेस्टिंग के लिए। तो इसके बहुत सारे इसके यूजेस भी। बात करते हैं कि इससे हम सेफ्टी कैसे रखें, मतलब जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर काम करते हैं ऐसी जगह तो वो ख्याल क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि टाइम एक्सपोजर को कम रखो, मतलब कम से कम टाइम में उस जगह रहो जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है तो यानी आप बच सकते हो। दूसरी चीज़ है डिस्टेंस, उससे दूर रहो, मतलब जितना हो सके उतना दूर रह के भी आप अपने आप को सेफ्टी दे सकते हो। तीसरी चीज़ है सील्डिंग, ऐसे यानी लेड सील्डिंग या फिर घर में रह सकते हो जो कॉन्क्रीट वॉल होती है वहाँ पर। चौथा है कोई गियर, सेफ्टी गियर्स यानी ग्लव्स पहन सकते हो, रेडिएशन सूट पहन सकते हो या फिर गोगल्स भी पहन सकते हो जो उसके स्पेशल टाइप के आते हैं, उससे आप रेडिएशन से बच सकते हो। कुछ फेमस एक्सीडेंट्स भी है वो भी देख लेते हैं। पहला है 1986 में केरनोबिल यूक्रेन में, यानी मैसिव रेडिएशन रिलीज हुई थी, मैनी डेथ्स हुए थे और एरिया आज भी अनसेफ है। दूसरा है फुकुशिमा, 2011 में जापान में हुआ था। वहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से जो न्यूक्लियर प्लांट था वो लीक हो गया था। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जो हम केला खाते हैं यानी बनाना, उसमें पोटेशियम 40 होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक सेफ़ होता है। दूसरा, हमारी जो ह्यूमन्स बॉडी होती है उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन 14 और पोटेशियम 40, लेकिन ये सेफ़ होते हैं, उससे कुछ हमको दिक्कत नहीं होती। तो अब हम लगे याद देख ही लेते हैं कि एक जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो कैसे काम करता है, उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ होता है। तो अभी तक हमने जो बात की ऊपर वो एक कंट्रोल्ड होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, एकदम से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ करना, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से हो जाती है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब दो टाइप के होते हैं, एक एटॉमिक बॉम्ब यानी फिजियन और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉम्ब यानी फ्यूजियन। तो आज हम सिर्फ फिजियन की बात करेंगे यानी एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है यूरेनियम 235 यानी 235 या फिर
प्लूटोनियम प्लूटोनियम 239, उसमें क्या होता है कि एकदम से बहुत सारे एटम्स को तोड़ना। अब वो कैसे तोड़ते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और उससे क्या होता है कि बहुत सारी मैसिव हीट प्रोड्यूस होती है, लाख सेल्सियस में लाइट निकलती है, जो कोई देख लेता है तो परमानेंटली अंधा हो जाता है। और रेडिएशन निकलती है जिससे बहुत सारी लोगों की डेथ हो जाती है, और शॉक वेव भी आता है जिससे और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉयड कर देता है बहुत सारी। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम को दो अलग अलग टुकड़ों में रखा जाता है, तब तक सेफ है। बॉम्ब के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो दोनों टुकड़ों को जॉइंट कर देता है एक्सप्लोजिव से। उससे क्या होता है कि क्रिटिकल मास बन जाता है और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्रिटिकल मास क्या होता है वो समझो। जब कोई एटम टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन्स को निकालता है, ये 3 नए न्यूट्रॉन्स और एटम्स को तोड़ता है। और जब यूरेनियम की मात्रा कम होती है तो कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो चेन रिएक्शन रुक जाती है। तो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए जो यूरेनियम की मात्रा चाहिए उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। जैसे ही चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये चलते रहता है। जब कोई एटम न्यूक्लियस से टकराता है तो न्यूक्लियस टूट जाता है और नए 3 न्यूट्रॉन्स देता है। ये जो 3 नए न्यूट्रॉन्स है वो और एटम्स को तोड़ते हैं और चेन रिएक्शन शुरू रहती है। अब आपके सवाल में एक क्वेश्चन है कि जो पहला न्यूट्रॉन है वो कहाँ से आया। तो वो न्यूट्रॉन सोर्स से आता है। कुछ न्यूट्रॉन एमिटर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो पोलोनियम और बेरिलियम जैसे होते हैं जो न्यूट्रॉन देते हैं शुरुआत में, फिर तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सब हो जाने के बाद अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है जिसमें कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही करोड़ों एटम्स टूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हीट निकलती है, लाइट निकलती है, रेडिएशंस निकलते हैं और शॉकवेव आती है जो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉयड कर देती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक है वो फॉल आउट हो जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स है वो फेल हो जाते हैं एकदम से। इसी प्रिंसिपल से न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। और साथ में मैंने रेडियो एक्टिविटी भी समझा दिया कि वो क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।